हिंदू कॉलेज की हस्तलिखित पत्रिका का 26वां अंक लोकार्पित हो रहा है और निश्चित तौर पर किसी पत्रिका के इतिहास में यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं होती। 2005 से जिस पत्रिका ने अपनी शुरुआत की, आज वह 20 साल की हो गई है और 20 साल में 26वां अंक उसका प्रस्तुत है। तो यह कोई छोटी यात्रा नहीं है। इस यात्रा के पड़ाव में न जाने कितने विद्यार्थी, कितने शिक्षक इसमें शामिल हुए होंगे। किसी ने थोड़ी दूर राह तय की होगी, किसी ने कुछ और आगे कदम बढ़ाए होंगे और कोई अभी तक साथ चल रहा है। तो सबसे पहले मैं पत्रिका के संस्थापक संपादक रचना जी को बधाई देती हूँ कि वे अभी भी इस पत्रिका से जुड़ी हैं और जाहिर है कि जो जिस विषय या जिस परियोजना को हृदय से लगाकर एक आकृति में तब्दील कर देता है, उसका लगाव अलग किस्म का होता है। तो मैं समझ सकती हूँ कि रचना जी का इस पत्रिका से किस तरह का लगाव रहा है और रहेगा। आगे भी उनको इस पत्रिका से बहुत आशा होगी, आप लोगों से आशा होगी। साथ ही साथ पत्रिका के वर्तमान संपादक पल्लव, जो सिर्फ इसी पत्रिका के नहीं, एक और यशस्वी पत्रिका के संपादक हैं और बेहतरीन अंक निकालते हैं। हम लोग आपस में जब भी बात करते हैं तो पल्लव जी की इस परिश्रमशीलता और जो उनका लगातार एक जुनून है पत्रिका को निकालने के पीछे, उसकी तारीफ करते हैं और मुझे मौका मिला है कि आज मैं मंच से इस बात को कह सकूं। तो पल्लव जी इस पत्रिका से जुड़े हैं, वर्तमान में इस पत्रिका के संपादक हैं, तो यह भी एक सुंदर बात है। इस पत्रिका के भविष्य को लेकर आश्वस्त करने वाली बात है। विमलेंदु को क्या कहूँ, ये केवल शिक्षक नहीं है, हमारा सबसे चुलबुला शिक्षक है। इसने जिस तरह से अपना परिचय दिया और बीच में मुझे घुसा दिया कि ये मैम के कारण मैं चुप हो गया और मैंने ये नहीं कहा कि मैं 20 साल का हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो इसके चुहल और इसके चुलबुलेपन के कारण, जीवंतता के कारण हम सब इसके मुरीद हैं और एक शिक्षक के रूप में भी ये बहुत यशस्वी है। इसकी शोहरत हम लोगों तक पहुंचती रहती है। और सामने बैठी जो हमारी सहकर्मी नीलम जी हैं, साक्षी है, संध्या, प्रज्ञा जी हैं और पवन जी हैं और कितने जाने पहचाने चेहरे आप सबके बीच बैठे हैं और कुछ नए चेहरे भी हैं। पहचाने चेहरों से मुझे खुशी आज इस बात की ज़्यादा है कि पहचाने चेहरों से ज़्यादा नए चेहरे हैं मेरे लिए और धीरे धीरे इनसे भी पहचान होगी, ये उम्मीद है मुझे। तो भविष्य में हम फिर मिलेंगे और अच्छी परियोजनाओं के साथ मिलेंगे। लेकिन आज का यह जो जमावड़ा है, आज का यह जो एकत्रीकरण है, वह एक जैसे गवाही दे रहा है, एक बड़ी घटना की गवाही, साहित्य की गवाही। और आप जो आज जो विषय इन लोगों ने चुना है मेरे लिए, मैं उस विषय को लेकर ही धर्म संकट में थी। मैं मीडिया पढ़ाती हूँ, साहित्य भी पढ़ाती हूँ और जिस पत्रिका के संदर्भ से ये विषय रखा है, साहित्य और पत्रकारिता, और संदर्भ क्या है? हस्ताक्षर। हस्ताक्षर पत्रिका हाथ से लिखकर निकलती है और पत्रकारिता का आरंभ बिना औद्योगिकीकरण के संभव ही नहीं है। तो दोनों विषयों को जोड़कर मैं कहाँ से चलूँ और कैसे समझाऊँ, ये संकट मेरा रहा। बहरहाल जो चीज़ मुझे हस्ताक्षर पत्रिका को लेकर महत्वपूर्ण लगती है वह ये कि हाथ से इतना सुंदर सुलेख इसमें विद्यार्थियों ने लिखा होगा, परिश्रम किया होगा और कहीं कहीं कुछ त्रुटियां भी हैं। एक आध त्रुटि है, ज़्यादा नहीं है, जो अभी देख पाई मैं, तो वो इतनी बड़ी नहीं है। ऐसी त्रुटि नहीं है कि जिसको हम बरतने की बहुत बड़ी गलती कह सकें। तो वो सब एक तरह से लिखने के क्रम में ये सीखना भी है, परिमार्जन भी है और
जानना भी है। जानना तो है ही, किस चीज़ को जानना है? साहित्य को जानना है। साहित्य और पत्रकारिता के अंतर संबंधों को अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि पत्रकारिता जरूर मशीन के गर्भ से पैदा हुई है। हम इसके इतिहास को बताते समय अक्सर बहुत पीछे चले जाते हैं, लेकिन आधुनिक पत्रकारिता का संदर्भ इतने पीछे से नहीं जुड़ता। हम सभी जानते हैं कि हिंदी का पहला पत्र कौन सा था, उसकी छपाई का वर्ष क्या है, प्रकाशन का वर्ष क्या है, और सारी चीज़ों को जानने के बाद हम अच्छी तरह इस चीज़ को शिनाख्त कर सकते हैं इस बात की कि आधुनिक हिंदी पत्रकारिता का जन्म 19वीं शताब्दी के 20वीं के अंत और 20वीं शताब्दी के आरंभ में ही ठीक हो सका था। तो ऐसी स्थिति में जब पत्रकारिता के कलेवर को आप देखें, चाहे वो उदंत मार्तंड हो, समाचार सुधा वर्षन हो, या बनारस अखबार हो, या और कोई समाचार पत्र आप उस वक्त का उठा लें, शुरू का जो आरंभिक समाचार पत्रों के और पत्रिकाओं के इतिहास की दौड़ में शामिल है उनका, तो आप पाएंगे कि वहाँ साहित्य के भी सूत्र, साहित्य की भी कोपलें दिखाई दे रही। केवल सूचना देने मात्र के उद्देश्य से पत्रकारिता का आरंभ हुआ जरूर था, वह एक कड़ी के रूप में काम कर रहा था, सत्ता और समाज के बीच की कड़ी के रूप में। और जो सत्ता यानी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी सूचनाएं, उसकी गतिविधियों की जानकारी, उसकी नीतियों के बारे में जनता को बताना, और यहाँ तक कि उसमें निर्णय लेने में सक्षम अधिकारियों की आलोचना तक शामिल थी। और इन सब चीज़ों को सूचनात्मक रूप में जनता तक पहुँचाना, भले वो जनता जो अंग्रेजी अखबार थे, वह जनता, अंग्रेजी अखबार की जनता क्लोज जनता थी, बंद जनता थी, यानी कुछ चिन्हित किए हुए लोग थे जिन तक वह अखबार पहुंच पाता था। तो शुरुआत में निर्दिष्ट जनता थी, लेकिन कब ये धीरे धीरे आम जनता में तब्दील हुई और सूचना, सत्ता और जनता इस तरह से कड़ी बन गई। लेकिन ये सूचना पत्रकारिता के अपने टेम्परामेंट के अनुसार सूचना ही पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता का कोई भी मैसेज, कोई भी संदेश स्टोरी लाइन के बिना हो नहीं सकता, यानी कहानी के बिना पत्रकारिता संभव नहीं है। और कहानी आपकी रिपोर्ट में भी होगी, कहानी आपकी 2 लाइन के सूचनात्मक संदेश में भी होगी, कहानी अगर किसी चीज़ का विज्ञापन आप जारी कर रहे हो उसमें भी होगी। तो स्टोरी के बिना पत्रकारिता का काम नहीं चलने वाला था। जाहिर है स्टोरी, जिसे हिंदी में कहानी कहते हैं, ये कहानी कहाँ से जन्म ले रही है? कहानी एक विधा के तौर में कहाँ से पैदा हो रही है? साहित्य के गर्भ से। और आधुनिक हिंदी कहानी भी आधुनिक काल के साथ ही साथ खड़ी हो रही है, यानी कहानी का आरंभ, आधुनिक कहानी का आरंभ, आधुनिक उपन्यास का आरंभ, निबंधों का आरंभ, ये सारी विधाएं जहाँ जन्म ले रही है वह पत्रकारिता का क्षेत्र है। पत्रकारिता के 2 स्ट्रक्चर, जो कम्युनिकेटिव हैं और जो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर का मामला है, दोनों ही जगह पर स्टोरी लाइन के बिना काम नहीं चलता। जो उसका आंतरिक संरचना है वहाँ भी एक स्टोरी बनती है। जैसे आपने हस्ताक्षर पत्रिका निकाली, आपने तय किया होगा कि इस पत्रिका के अंदर हमको क्या क्या चीज़ें देनी है, कितनी कविता देनी है, कितनी कहानियाँ देनी है, कितने निबंध देने हैं, संपादकीय कैसे लिखना है, और संपादकीय लिखा जाएगा तो कौन संपादकीय लिखेगा जो इन सब के कोहेरेंस में, संगति में, यानी इन सब स्टोरीज की संगति में, इन सब कही जाने वाली बातों की संगति में संपादकीय लिख सकेगा। आखिरी पन्ने पर किस तरह का विज्ञापन होगा, पहले पन्ने पर क्या होगा, और पत्रिका के नाम के अनुसार उसके भीतर का कंटेंट या अंतर्वस्तु कैसे सजाया जाएगा, निर्मित किया जाएगा। तो यह उसका आंतरिक कलेवर है, जो लगता है कि विच्छिन्न कहानियाँ चल रही हैं उसमें, लेकिन दरअसल वे एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। और यह जो इंटरकनेक्टिविटी है, यही स्टोरी लाइन का निर्माण करता है। कोई
पत्रकारिता एक जन माध्यम है, इसमें कोई संदेह नहीं। मास मीडिया का हिस्सा है पत्रकारिता, और यह जब तक अस्तित्व में नहीं आ सका था जब तक कि मास सोसाइटी का जन्म नहीं हुआ। जब मास सोसाइटी पैदा हो जाती है तो उसके लिए कम्युनिकेशन के मीडियम के रूप में मास मीडिया का जन्म भी होता है, और यही हुआ, भारत में भी हुआ। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि जो स्टोरी लाइन है, पत्रकारिता की आंतरिक संरचना के भीतर भी एक कोहेरेंस होती है स्टोरी लाइन के अनुसार, और उसी के लाइन पर, उसी लाइन लेंथ पर फिर हम पत्रकारिता या उस अखबार या पत्रिका या कोई और तरह की प्रस्तुति उसमें, या टीवी प्रस्तुति उसमें हम उसकी संरचना, उसकी साज सज्जा निर्मित करते हैं कि आधे घंटे के कैप्सूल में क्या देना है, 100 पन्ने के समाचार पत्रिका में क्या देना है, कहानी कितनी होगी, समाचार का अंश कितना होगा, अथवा 4 पन्ने के समाचार पत्र में क्या देना है, ये सब हम तय करते हैं। तो कहानी तो दोनों में ज़रूरी है। पत्रकारिता के कितनी भी निर्लिप्ति दिखाई दे, लेकिन जो पुराने ज्ञान के स्वरूप हैं, इससे साबित क्या होता है? साबित इतना होता है कि आधुनिक मशीनीकरण, औद्योगिकीकरण और नई सोसाइटी के जन्म के साथ जो चीज़ें पहले से मौजूद है, समाज उसको एकदम से छोड़ नहीं देता। वे नए में कन्वर्ट होती हैं, नए ज्ञान संरचना का हिस्सा बनती हैं, और नए ज्ञान संरचना का हिस्सा बनकर वे अपने अस्तित्व को स्थापित करते हैं। तो जाहिर है कि जो जिज्ञासा है, जो आदिम प्रवृत्ति है मनुष्य की, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, क्यों किया, किसके लिए किया, ये तमाम चीज़ें जो आदिम जिज्ञासा है, वह मनुष्य के तमाम कल्पनाशीलता, यथार्थ और कलात्मकता को अपने भीतर समोए हुए है। एक ही बात को कि क्या हुआ कहने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। आप अपने बचपन में लौट जाइए, देखिए सबसे बढ़िया स्टोरी टेलर कौन था? कहानी तो वही होती थी, राक्षस की, परी की, रामायण की, महाभारत की, भूत की, है ना, उल्टे पैरों वाली चुड़ैल की। तो ये सारी कहानियाँ अच्छे तरीके से सुनाता कौन था? दादा दादी। सबसे, या दादा दादी के अलावा भी कोई और, सारे, जरूरी नहीं है रक्त संबंध वाले दादाजी, पूरा गांव या पूरा कस्बा ही आपका दादा, जो भी बुजुर्ग हैं वो दादाजी हैं। तो कौन उसमें बढ़िया से सुना सकता है? और ये जो सबसे ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट करता था, वो सबसे बढ़िया स्टोरी टेलर था। तो कहानियाँ वही आदिम जिज्ञासा की हैं। सवाल है कि उसमें कल्पनाशीलता और यथार्थ को किस मात्रा में आप संयोजित करें कि वो बेहतरीन तरीके से संप्रेषित हो सके। तो ये आदिम जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति है, ये पत्रकारिता के मूल में भी है और किसी भी तरह की रचनाशीलता के मूल में है, क्योंकि ये मनुष्य कृत है, मनुष्य ने बनाया है। जिज्ञासा और जिज्ञासा को शांत करने का उपक्रम, ये मनुष्य की ही जिज्ञासा है और मनुष्य को ही इसको शांत भी करना है। तो इसके तरीके कैसे हैं, कैसे कम्युनिकेट करेगा, इसके अलग अलग ढंग मनुष्य ने निकाले हैं। तो कहानी कहना अथवा समाचार पत्रों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से कोई पत्रिका निकालकर किसी एक विषय पर सामग्री संयोजित करना या अनेक विषयों पर सामग्री संयोजित करना जिसका कोई एक खास मीनिंग हो, कोई एक खास अर्थ हो। आपने क्यों लिखा है, ये इतनी मोटी पत्रिका है ये, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और हर रचना अलग अलग बात कह रही है। इसमें पहली रचना जो मैंने देखा कि पैदल चलने के लिए, एक कविता है कि पैदल चलने के लिए आशा की ज़रूरत होती है, और फिर वो इसी तरह से वो 3-4 पंक्तियों की कविता खत्म होती है और अन्य सामग्री आखिर तक जाते जाते आपको कई तरह की विविधतामूलक सामग्री मिलती है। लेकिन इन सभी सामग्रियों का एक ना एक उद्देश्य है। किस लिए ये संयोजित किया आपने? क्योंकि आप बताना चाहते हो कि मनुष्यता और आशा दोनों अन्योन्याश्रित हैं, भाव के रूप में और एक अच्छे विचार के रूप में। आशा का जो भाव है और आशा का जो विचार है वो आसानी से छोड़ दिया जाने वाला नहीं है।
इसी तरह से मनुष्य और मनुष्यता एक भाव है, यह भी छोड़ दिया जाने वाला नहीं है। और कोई ना कोई मैसेज है आपका, इस पूरी पत्रिका की सामग्री के साथ एक मैसेज है आपका, एक संदेश है तो ये माध्यम प्रोडक्ट, लेकिन फर्क है कि ये हाथ से लिखा जा रहा है। आप कह सकते हैं कि इसमें आपने मशीन का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया है, पोथी युग की पत्रिका है, बिल्कुल नहीं। आपने फोटोकॉपी किया है, आपने और भी कई चीज़ें मशीन के जरिए इसमें शामिल की है। हाँ, तहरीर आपकी है। और सोचने की कोशिश कीजिए कि क्या सोचकर, मुझे नहीं पता रचना जी, पल्ला जी, विमलेंदु जी और आप सब साथी क्या सोचकर हस्तलिखित पत्रिका निकाल रहे हैं, लेकिन एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है जो मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग हस्तलिखित पत्रिका निकालने के पीछे जो कलम और कागज, हाथ और दिमाग का जो सहयोग है, शायद इसको बचाए रखना चाहते हैं। और जैसे ही आप कलम, कागज, दिमाग और हाथ, इस सहयोग को बचाना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि आप सिर्फ जिसकी राइटिंग सुंदर है उससे लिखने कह रहे हैं। नहीं, राइटिंग हो सकता है, इसमें तरह तरह की राइटिंग है, तरह तरह के लेख, हस्तलेख है, और कोई ज़्यादा अच्छी है, कोई बिल्कुल मोती जैसी है, कोई थोड़ी कम अच्छी है, लेकिन है, विविधता है। तो इस ये भी तो हो सकता था ना कि जिसकी सबसे ज़्यादा अच्छी मोती जैसी राइटिंग है, सुलेख है, उसी को कहा जाता है कि तुम सारे लेख इसमें लिख दो और फोटोकॉपी करवा देते। 100 पन्ने ही तो लिखने थे, लेकिन ऐसा संपादकों ने नहीं किया है। इसमें विविधता है। इस विविधता को रखने के पीछे जो चीज़ आज सबसे ज़्यादा दांव पे लगी हुई है, संभवतः आपके शिक्षक, आपके अन्य सहयोगी सदस्य उसको बचाना चाहते हैं, और मेरी निगाह में वह है आपकी स्मृति और आपके अपने विचार। इसको बचाने की ज़रूरत है। आज है क्या? आज सबसे बड़ा संकट देखिए, कभी कभी दुनिया के विकास क्रम पर देखती हूँ तो मुझे लगता है दुनिया गोल है। कितनी भी तरक्की कर लें, लौट के हम वहीं आते हैं जहाँ से शुरू किया था। सबसे नया उदाहरण है ये AI। क्या खतरा है AI से? क्या दिक्कत है? सहयोग तो बहुत है। आपको क्या ज़रूरत है इस तरह की पत्रिका निकालने की? जितनी मनोरंजन की सामग्री आप चाहते हैं, कविता, कहानी, आप कहिए ना उससे, तुरंत आपको दे देगा। फिर हस्ताक्षर क्यों पढ़ना? AI से क्या खतरा है? क्यों नहीं जा रहे आप लोग? और जाते भी हैं तो क्यों संकोच करते हैं? सबसे बड़ा खतरा जो AI से है, और देखिए कैसे वो खतरा पहले भी था और आज भी है। AI से जो सबसे बड़ा खतरा है वो है प्रामाणिकता का। प्रामाणिकता नहीं है वहाँ। ज्ञान है, ज्ञान का पुष्टिकरण नहीं है, ज्ञान का लेजिटिमेशन नहीं है। कोई तरीका नहीं है कि पता चले कि AI ने आपके सामने जितने वाक्य और जितने पन्ने रख दिए हैं, इसको लिखने वाला कौन है? पहले किसने लिखा होगा इंटरनेट पर, जिसको बटोर कर, खंगाल कर आपके सामने वह एक शब्द के एल्गोरिदम को पकड़कर आपके सामने पटक रहा है। तो प्रामाणिकता का ही आज सबसे ज़्यादा संकट है, जबकि तकनीक इतनी उन्नत हो चुकी है। और थोड़ा सा और पीछे जाइए, हिंदी खड़ी बोली के साहित्य इतिहास की तरफ चले जाइए। सबसे बड़ा संकट रामचंद्र शुक्ल को क्या फेस करना पड़ा? प्रामाणिकता का। प्रवृत्ति और प्रचुरता तो ढूंढ ली उन्होंने कि चलो जी, रासो काव्य इतने लिखे गए तो प्रवृत्ति तो तय हो गई कि आदिकाल कह लेंगे या रासो काव्य कह लेंगे या वीरगाथा काल कह लेंगे। लेकिन प्रामाणिकता कहाँ से सिद्ध करेंगे? उसके लिए क्या तरीका होगा? और यही प्रामाणिकता का संकट जो कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के आरंभ में, यानी हिंदी भाषा के आरंभ में था, वही आज फिर से सामने आकर खड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जब हम देखते हैं कि हस्ताक्षर जैसी पत्रिका है, इसमें एक एक चीज़ प्रामाणिक है, जिसकी राइटिंग है उस व्यक्ति को आसानी से आप चिन्हित कर सकते हैं। कह सकते हैं कि इस बच्चे ने लिखा, या उस लड़की ने लिखा, या उस विद्यार्थी ने लिखा।
उसका नाम होगा, शायद मैंने अभी देखा नहीं है, नीचे उसका नाम भी ज़रूर होगा जिसने उसको उसकी प्रति तैयार की। इसी तरह से लेखक, अब तक आपने क्या देखा, रचना के साथ लेखक का नाम होता है, और जब लेखक को कहीं उसको सर्टिफाई करना होता है कि हाँ ये रचना उसी ने लिखी थी, तब अखबार का नाम, पत्रिका का नाम, पत्रिका का प्रथम पृष्ठ, ISBN नंबर, ISSN नंबर, दुनिया भर की चीज़ें लेखक प्रोवाइड कराता है, लेखक देता है। और इसमें जो नई चीज़ ऐड है, जुड़ी हुई है, वो क्या है कि जो लिपि जिसने लिखी है, प्रतिलिपि जिसने तैयार की है, उसका भी नाम है। तो विश्वसनीयता का एक और पक्ष यहाँ से आपके सामने उपस्थित है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मशीन के इस्तेमाल के बावजूद, मास प्रोडक्शन का हिस्सा होने के बावजूद, अंततः ये, जैसा कि वाल्टर बेंजामिन ने कहा, इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जिस चीज़ का किया गया है, फोटोकॉपी मशीन। वाल्टर बेंजामिन 21वीं सदी के कला रूपों की बात करते हुए कहते हैं कि 21वीं सदी कैसी होगी, प्रतिलिपियों की संस्कृति को लाने वाली होगी। पटेल चेस्ट जिंदाबाद, है ना। प्रतिलिपियों की संस्कृति को लाने वाली होगी, यानी अब अद्वितीयता की बात आप भूल जाइए, यूनिकनेस की बात आप भूल जाइए। कोई चीज़ अद्वितीय नहीं, आप एक ही चीज़ का, एक ही रचना की हजारों प्रतिलिपि बना सकते हैं और अदृश्य पाठक को एक साथ एक समय में उपलब्ध करवा सकते हैं। तो ये जो प्रतिलिपि है, फोटोकॉपी है, इसने बहुत सारी चीज़ों के लिए, साहित्य के लिए भी एक नए किस्म की चुनौती पैदा की। और आज हम 21वीं सदी में ही हैं। वाल्टर बेंजामिन ने बहुत पहले इस सदी की कल्पना की थी और उसने 21वीं सदी में कला रूप किस तरह से होंगे और क्या क्या चीज़ कलाओं के साथ जो मूल्य बोध जुड़ा है वो नष्ट होगा, उसकी परिकल्पना करके लंबा विवेचन किया था। मैंने बहुत पहले 93 के आसपास, 93-94 में वाल्टर बेंजामिन की उस पुस्तक पर और उस निबंध पर एक आलेख लिखा था जो कलकत्ता, एक पत्रिका प्रकाशित होती थी कलकत्ता, वहाँ छपा था, छपा हुआ आलेख है मेरा। तो मुझे अभी आपकी इसको फोटो प्रति देखकर मुझे ध्यान आ रहा है कि वाल्टर बेंजामिन ने तो बहुत पहले कहा था कि ये जो फोटो प्रतियों का युग है, और फोटो प्रति जब हम कराते हैं तब हम क्या करते हैं, किताब के साथ जुड़ी हुई जो अद्वितीयता की भावना है, पवित्रता की भावना है, अनटचेबिलिटी की भावना है कि इस पुस्तक को आप छूइए मत, ये बहुत पवित्र पुस्तक है। यह पुस्तक अपने मूल्य के कारण अथवा अनुपलब्धता के कारण अथवा विश्वास और आस्था के कारण अथवा अन्य किसी कारण से यह बहुत पवित्र है, बहुत कीमती है और सामान्य लोगों से दूर है, सामान्य लोगों तक उसकी पहुंच नहीं है। तो उसने बहुत पहले इस चीज़ को विजुलाइज करते हुए कहा था कि फोटोकॉपी की मशीन एक बड़ी क्रांति करेगी और वह क्रांति क्या होगी कि कलाओं के साथ वह जो अद्वितीयता का भाव है उसे नष्ट कर देगी, अनुपलब्धता का भाव है उसे नष्ट कर देगी, वह जो पवित्रता का भाव है उसे नष्ट करेगी, जड़ता का भाव है उसे नष्ट करेगी। और ये तमाम चीज़ें आज हम साक्षात देख पा रहे हैं। तो इस पुस्तक में हालांकि फोटोकॉपी मशीन का इस्तेमाल है, अन्य मशीनी संसाधनों का इस्तेमाल है, लेकिन फिर भी यह पुस्तक, यह जो पत्रिका है, एक तरह से आलोचना है, आधुनिक ज्ञानोपलब्धि की एक आलोचना है। इसकी प्रस्तुति ही आलोचना है, अंदर कंटेंट में बाद में उस पर बात की जा सकती है, लेकिन प्रस्तुति ही अपने आप में एक आलोचना है। जो अब तक की ज्ञानोपलब्धि है, अब तक की ज्ञान की सरणियों को जिस रूप में और जिस तरह से हम लोगों ने पाया है, ये उसकी ही आलोचना है। जैसे जो अत्यधिक मशीनीकरण है उसमें सुलेख को बचा लेना, उसमें स्मृतियों को बचा लेना, उसमें व्यक्तित्व की उस पहचान को बचा लेना जो आपकी लिखावट से तय होता है। DNA टेस्ट होता है ना, लिखावट भी तो एक हिस्सा है। DNA टेस्ट के लिए बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है, लेकिन आदमी की पहचान अगर हमें बिना किसी वैज्ञानिक संसाधन के यूं ही करना हो तो प्रथम दृष्टया कैसे पहचानते हैं? ये लिखावट रचना जी की है, ये पल्लव जी की है, ये फला जी की है ना। तो ये कहीं ना कहीं व्यक्तित्व की पहचान को भी बचा लेने की
कोशिश है, और सबसे बड़ी कोशिश तो ये है कि आप सबके बीच जो अपनी स्मृतियां हैं और अपनी कुव्वत है, अपना भरोसा है, उसको बचा लेने की कोशिश है। तो मैं साधुवाद दूंगी इस पूरी टीम को, इन बच्चों को जो इसमें शामिल हैं और अभी शायद प्रथम वर्ष में है तो द्वितीय तृतीय वर्ष तक इसके साथ सहयोग करेंगे और किसी न किसी तरह से एक सुंदर स्मृति के रूप में इस पत्रिका के साथ अपने लगाव को बनाए रखेंगे। और ये पूरी टीम जो कॉलेज की है, शिक्षकों की है, वह तो आपके साथ है ही। आप सब ने इतने धैर्य और धीरज से मुझे सुना और उपस्थित हुए इतनी बड़ी संख्या में, इसके लिए भी आप सबका साधुवाद। धन्यवाद।